मैं जानता हूँ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और लगन से पढ़ भी रहे हैं। आपको ये पढ़ाई छोड़नी भी नहीं है, क्योंकि यही है वो पढ़ाई जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाएगी और आप लोगों के हालात को बदलने में भी आपका मदद करेगी। आपने ये पिछली सभी की सभी वीडियोस देखी हैं और बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छे से रिवाइज भी किया है। ये बेस्ट 30 मिनट्स आप लोगों के सिलेक्शन में वो ताकत डाल देंगी जिसके लिए आप इधर उधर भटक रहे थे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज प्रोनाउन के बारे में हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस शुरू से शुरू करते हैं। प्रोनाउन आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देता है, तो आप मेरे साथ मिलकर मेरे भाइयों सारी की सारी चीजों को एक एक करके सीखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं आप सभी के साथ। कॉन्सेप्ट 1 कहता है सर्टेन वर्ब्स, ऐसी कुछ वर्ब्स जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। बात को समझने के लिए एक टेक्निकल पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ एक सेंटेंस है, सेंटेंस के बाद इन सभी वर्ब्स की अगर हम बात कर रहे हैं, एब्सेंट, प्राइड, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, अडेप्ट, एडजस्ट, प्रोस्ट्रेट, सबमिट, हर्ट, अप्लाई, एक्सर्ट, एक्विट, रिजाइन, अवेंज, अवेल, रिवेंज, सेटिस्फाई, अम्यूज, ऐसी और भी कई सारी हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलता तो इस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी कि सिंगुलर के लिए हम लोग सेल्फ लगाकर और मेरे बच्चों प्लूरल के लिए हम लोग सेल्व्स लगाकर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, ये सभी हमारे सामने लिखी हैं कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखा हुआ हो तो वो अपना मीनिंग पूरा कर देती हैं। यानी कि लिखे हुए सेंटेंस में अगर इस तरीके की वर्ब्स हमारे सामने देखने को मिलती हैं और ऐसी वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ मिलता तो हम लोगों को इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना होता। तो ये अपने आप में कुछ बेहतरीन सवाल को जन्म देती हैं। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। रीता इंट्रोड्यूस्ड टू द पैनल ऑफ जजेस विद कॉन्फिडेंस। रीता हमारे सामने इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट है। इंट्रोड्यूस, सर यहां ये तो पता ही नहीं चला कि इंट्रोड्यूस किससे किया गया, तो आप कहेंगे इसी लिखे हुए सब्जेक्ट के अनुसार रीता एक लड़की का नाम है, तो इसी के लिए आपको यहां हरसेल्फ लिखना होगा और आगे लिखा है टू द पैनल ऑफ जजेस। प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारे सामने सवाल बन गया। सवाल नंबर 2 कहता है ही, हमारा सब्जेक्ट है प्राइडेड। प्राइडेड का मतलब होता है किसी चीज पर गर्व महसूस करना। अब जब किस चीज पर गर्व आप कर रहे हैं तो सर आपको यहां मेंशन तो करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस ही के लिए इस रिफ्लेक्सिव वर्ब की बात हम कर देंगे और यहां ही के अनुसार हमें हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा। आगे लिखा है ऑन बीइंग द बेस्ट परफॉर्मर इन द ग्रुप। ग्रुप में सबसे अच्छा परफॉर्मर होने के लिए उसे अपने ऊपर गर्व हुआ। ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखाइएगा। आइए मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर काम करते हैं। प्रोनाउन ऑर्डर 2 3 1 1 2 3। अब मेरे बच्चों इनके पीछे ना सोशल बिहेवियर का एक प्यारा सा रीजन सामने आता है। सोशल बिहेवियर का मतलब होता है समाज में हम कैसे बिहेव करते हैं। जब हमारे सामने किसी भी गुड एक्ट की बात कही जाती है तो माना यह जाता है कि हम सबसे पहले यू की बात करते हैं, इसके बाद हम ही के बारे में, शी के बारे में, इट के बारे में या फिर दे के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं आई के बारे में। लेकिन अगर मेरे बच्चों हम लोगों को अगर किसी बैड एक्ट के बारे में बताना हो तो सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी और उसके बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं किस चीज को। ये हमारे सामने लिखा हुआ, ये कट मार लेना भाई, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखने का काम करते हैं किस चीज को मेरे बच्चों, यू को। उसके बाद हम ही की, शी की, इट की या फिर अगर हम कहें तो दे की बात लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 2 3 और 2 3 1 का एक प्यारा सा नियम है, आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। लेकिन इसके बारे में भी अगर एक अलग एक्सेप्शन की हम बात करते हैं, चाहे हमारे सामने कोई गुड एक्ट हो चाहे हमारे सामने कोई बैड एक्ट हो, नहीं फर्क पड़ता। अगर हम वी से शुरुआत करें, वी का मतलब होता है हम, और इस हम का मतलब हमें समझ में आता है बोलने वाला इंसान यानी कि फर्स्ट पर्सन, इसके अंदर सुनने वाला इंसान यानी कि लिसनर, और इसी के अंदर जो थर्ड पर्सन है हम इन सभी को शामिल करते हैं। मैं अगर आपको ये कहूं कि हम सब ऑक्सीजन की वजह से जिंदा हैं तो इस हम में कौन शामिल है, बोलने वाला भी,
यू आपका मतलब सुनने वाला भी, और जो इस बात को नहीं भी सुन रहा वो भी तो ऑक्सीजन पर ही जिंदा है। तो ऐसे मामले में हम वी को पहले रखेंगे और मेरे बच्चा उसके बाद हम यू को और उसके बाद यही वाले पूरे परिवार को। बात समझ गए हैं? तो ये अरेंजमेंट को लेकर एक बेहतरीन सवाल आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है मेरे बच्चों। अब हम पहले सवाल पर काम करते हैं। यू आई एंड शी वर प्रेज्ड। अगर यहां पर बात प्रशंसा की है, किसकी बात है यहां पर? अगर यहां पर बात प्रशंसा की है तो मेरे बच्चे 2 3 1 की हमें जरूरत है। तो सेकंड पर्सन अपनी जगह बिल्कुल ठीक बैठा है, शी को पहले और इस आई को बाद में। आगे पढ़ते हैं। बाय द प्रिंसिपल फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंटर हाउस इवेंट हेल्ड लास्ट वीक। पिछले सप्ताह ऑर्गेनाइज किया हुआ कौन सा मेरे बच्चा? इंटर हाउस इवेंट। उसके पूरे होने पर, सक्सेसफुल तरीके से पूरे होने पर प्रिंसिपल साहब ने इन सभी की क्या की है मेरे भाई? प्रशंसा की है। ठीक है भाई, हाँ कि नहीं? सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। यू ही एंड आई वर ब्लेम्ड। ब्लेम का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? आरोप लगाने की बात है। अगर आरोप लगाने की बात है तो सबसे पहले हम किसको लिखने का काम करेंगे? आई को लिखने का काम करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यू को एंड लगाकर। उसके बाद मेरे बच्चों हम लिखेंगे किसको? ही को। प्लूरल होने की वजह से वर अपनी जगह सही काम कर रहा है। आगे लिखा है फॉर द डिले इन प्रोजेक्ट सबमिशन। प्रोजेक्ट को जमा करने में जो डिले हमारी तरफ से हुआ, डिस्पाउट का मतलब होता है के बावजूद, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये होता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की क्लास जरूर देख लीजिएगा। इन्फॉर्मिंग द टीम इन एडवांस। बिल्कुल एडवांस में ही टीम को क्या करना? इन्फॉर्म करना। अब ये 2 सवाल आप लोगों को जल्दी से खटाखट से कमेंट्स में आंसर देने हैं। अब चलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर मेरे बच्चों। बात कर रहे हैं हम सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में। अब देखो बच्चे, ये सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन बनते कैसे हैं पहले ये चीज समझिएगा। एक प्यारा सा शब्द है सम, एक प्यारा सा शब्द है एवरी, एक प्यारा सा शब्द है नो, और एक प्यारा सा शब्द हमारे सामने आता है एनी। जब इन्हीं की हम बात करते हैं तो इनके साथ हम वन, इन्हीं के साथ हम बडी, और कभी कभी इन्हीं के साथ हम थिंक का भी यूज करते हैं। आप जरा मेरे साथ पढ़कर देखेंगे। समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। इसी तरीके से समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये सभी के सभी जो हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमारे सामने आए हैं मेरे बच्चों, ये सिंगुलर रहने की वजह से ही इनके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। और इनके मामले में अगर हमें थिंक कहीं पर देखने को मिलती है तो प्रोनाउन के लिए हम इट परिवार को चुनते हैं मेरे बच्चों। और अगर हम वन या बडी की अगर बात करते हैं तो क्योंकि ये एक कॉमन जेंडर बन जाता है तो हम ही परिवार के प्रोनाउन को यूज करते हैं, जैसा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस हमें देखने को मिलता है। और याद रखिएगा मेरे बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में इन सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट जरूर पूछा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये बहुत प्यारा सवाल है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल, एवरीबडी इन द टीम हैव कंप्लीटेड देयर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। अब इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो एवरीबडी अपनी जगह लिखा है, यहां लिखा है, इसका मतलब क्या हिंदी में समझ में आता है? प्रत्येक। अब प्रत्येक का मतलब क्या है? हमारे सामने जितने भी लोग हैं वो बहुत सारे लोग, उनमें से हर एक की बात कही है। ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ये हो गया कौन भाई? ऑब्जेक्ट साहब हो गया। ठीक है मेरे भाई, एवरीबडी सिंगुलर होने की वजह से हैव को हटाकर हम क्या लगा देंगे बाबू? हैज लगा देंगे। कंप्लीटेड। अब मेरे बच्चों, सामान्य तरह से अगर हम देखें या प्योरिस्ट ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग देखें तो जब सिंगुलर ही हो गया तो इस देर को हटाकर भी हम यहां पर कॉमन जेंडर हिज लगाकर चलेंगे। हिज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। ठीक है ना जी। अब सवाल नंबर 2 को देखेंगे। नथिंग अबाउट हर एक्सक्यूजेस सीम कन्विंसिंग इनफ टू जस्टिफाई हर कंडीशंस। प्यारा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। नथिंग हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये अबाउट अपने आप में प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ये लिखी हुई बातचीत ऑब्जेक्ट हुआ। जब ये सिंगुलर ही हो गया तो सिंगुलर होने की वजह से सीम नहीं, हम क्या लिखेंगे? सीम्स। आप सभी बच्चे ये चीज जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर हमारे सामने कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ हो तो V1 की हम सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, और अगर हमारे सामने किसी भी तरह का कोई प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ हो तो हम प्लूरल प्रेजेंट की फॉर्म यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो ये हो गया कन्विंसिंग इनफ। ठीक है ना। कन्विंसिंग अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसके लिए इनफ यूज की गई है एडवर्ब। आगे लिखा टू जस्टिफाई। किस चीज को जस्टिफाई करना? उसके एक्शंस को। अब मेरे बच्चों ये 2 क्वेश्चंस फटाफट से बनाकर दिखाएंगे। तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ काम कर रहे हैं। अगर हम प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करें और ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करें, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमारे सामने एक ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग
कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम कंजंक्शन यूज करते हैं, कौन सी, देन यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। ऐसी लिखी हुई जो कंपैरेटिव डिग्री है मेरे बच्चों, या तो उसके अंत में ER या उसके अंत में IER या फिर उससे पहले मोर मेरे बच्चों, या फिर उससे पहले लेस हम यूज करते हैं। अब मजेदार बात यह है मेरे बच्चों कि अगर ऐसे मामले में हम किसी सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहां पर सब्जेक्टिव केस के साथ ही कंपैरिजन होनी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज केस में होता है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ। ठीक इसी तरीके से अगर आपके मन में ये आए कि सर अगर यहां पर ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखा हुआ नजर आए तो सर फिर हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ कंपैरिजन करेंगे, मैं कहूंगा आप बिल्कुल सही बात को पकड़े हैं मेरे भाई। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज ही होता है, ठीक है। और कंपैरिजन के लिए इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी पहचान को समझकर चलेंगे एक सेंटेंस के द्वारा, ठीक है ना। मैंने कहा शी इज हैप्पियर देन मी इज। अब देखो एक छोटी सी बात से सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मेरे बच्चों। ये हमारे सामने इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्टिव केस है, ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री हो गई किसकी मेरे भाई, एडजेक्टिव की। यहां पर ये कौन हो गए साहब, कंजंक्शन। सर शी सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस के साथ, तो इसी वजह से यहां इस मी को हटाकर हम आई लगा देंगे। बोलो हाँ। अब आप कहेंगे जब सब सब्जेक्टिव केस आ ही गया है, यहां पर ये जो इज हमारे सामने लिखी है ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब है। क्या है मेरे बच्चे, लिंकिंग वर्ब। तो इस लिंकिंग वर्ब की वजह से यहां सब्जेक्टिव केस में आई, इसके आई के साथ एग्री करने के लिए इज नहीं, आपको एम लगाना पड़ेगा। इज माय पॉइंट क्लियर। तो ये बेहतरीन छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकते हैं। आप हो सकता है इस चीज को देख रहे हैं कि सर शी है तो यहाँ आई लिखा है, आई की बाद इज गड़बड़ हो जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं फटाफट से। अर्जुन स्टडीज हार्डर देन मी। सर ये हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया इस लिखी हुई वर्ब का, ठीक है मेरे भाई। आगे हार्डर को देखते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, देन की बात करते हैं तो कंजंक्शन। इस सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होना चाहिए। इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज, यहां ये हॉलीडेज नाउन है, ये इसकी प्रेपोजिशन हो गई भाई, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं विच, क्या लिखा है, इम्प्रेसेस हिज टीचर्स। अब ये जो विच लिखा है ना मेरे भाई, जो सभी टीचर्स को, उसके जो भी टीचर्स हैं उन सभी को इंप्रेस करता है। तो आपके दिल में ये सवाल आ रहा होगा ये विच किसको रिलेट कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं इस लिखे हुए पूरे के पूरे सेंटेंस को ही यहां पर रिलेट किया जा रहा है। अब आते हैं मेरे बच्चे सवाल नंबर 2 पर। दे रिस्पेक्ट हिम मोर देन आई, प्यारा सवाल है। दे हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये लिखी हमारे सामने वर्ब है। इस वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हो गया भाई, ठीक है जी। अब इस ऑब्जेक्टिव केस के कंपैरिजन के लिए आई नहीं हमें मी लगाना होगा, क्यों, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये इसी का कंजंक्शन है। इस ऑब्जेक्टिव केस को कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी लिखा देखा जा सकता है, इसके बाद भी लिखा देखा जा सकता है, तो वो एक अलग जोन है, उस पर काम करेंगे बाद में। इवन दो ही ज्वाइंट, यहां लिखी इस वर्ब का ये सब्जेक्टिव केस हो गया मेरे बच्चे, और ये इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नाउन है। ये लेटर अपने आप में क्या है मेरे बच्चे, एडवर्ब है। अब इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट से कमेंट्स में बताएंगे। तो अब एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसी में कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे किया जाता है प्रेपोजिशंस के बाद या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बाद। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो हमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी प्रेपोजिशन हमें देखने को मिलती है तो हम हमेशा उसके बाद यूज करते हैं किसको, ऑब्जेक्टिव केस को, ठीक है जी। प्रेपोजिशन के नाम पर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैंने आपको कहा, इन कहा, ओन कहा, ओवर कहा, बिटवीन कहा, अमंग कहा। ऐसे कितने भी शब्दों की हम बात कर सकते हैं, विद, विदाउट, ऐसी बहुत सारी प्रेपोजिशन है। बिसाइड की बात कर लें, बिसाइड्स की बात कर ले, लाइक भी प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, बट भी प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन की तरह काम करता है मेरे भाई, इंक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, ना कि ये वर्ब से बनी हुई प्रेपोजिशंस हैं। सी, मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये सभी प्रेपोजिशंस हैं अपने आप में। इनके अलावा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बनाने का एक तरीका आपको बता देता हूं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमें प्रेपोजिशन लगा के दे दीजिएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया है, क्या चीज मेरे भाई, फॉलोड बाई, ठीक है ना। मैंने आपके सामने क्या कह दिया, लेड बाई। मैंने आपके सामने क्या कह दिया भाई, प्लीज्ड विद। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये सभी इस तरीके के हमारे फ्रेजेस हैं, प्रेपोजिशंस हैं, जिनके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं। अब मेरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस का ये प्यार भरा
कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो क्वेश्चंस बनाते हैं। सवाल नंबर 1 पर आते हैं। नो वन बट शी नोज द ट्रूथ अबाउट द इंसिडेंट। प्यारा सवाल है, मजे से इसको समझने का काम कीजिएगा। ठीक है जी। सवाल हमारे सामने लिखा नो वन, ये हमारे सामने कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया मेरे भाई। ठीक है ना। अब सब्जेक्ट अपने आप में नो वन सिंगुलर है, इसीलिए नोज अपनी जगह बिल्कुल सही है। यहां इस लिखी हुई वर्ब का ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह काम कर रहा है। ये अबाउट लिखा हुआ प्रेपोजिशन है मेरे भाई, और प्रेपोजिशन के बाद ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है। बात कहां रह गई? इस लिखे हुए बट पर। इस बट का मतलब अपने आप में होता है भाई के अलावा, यानी कि एक्सेप्ट। अब कायदे से ये प्रेपोजिशन अगर है तो मेरे बच्चे प्रेपोजिशन के बाद तो हमें ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हर लिखना होगा। तो ये एक मजेदार सवाल था आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। मैनेजर accompanied by Sarah and she attended the conference। सर द मैनेजर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया भाई। यहां अकम्पनीड थर्ड फॉर्म के साथ लिखा हुआ, ये जो बाई लिखा है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारे सामने हो गया। यानी कि कुल मिलाकर मैं इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज कह दूं तो इसके बाद आने वाली जो भी बातचीत हो वो किस में होनी चाहिए? आप कहेंगे सर जी ऑब्जेक्टिव केस में। सारा भी ऑब्जेक्टिव केस, तो शी को ऑब्जेक्टिव केस में लेकर जाएं। हर हमने कर दिया तो गड़बड़ यही थी। अटेंडेड द, अटेंडेड ये लिखी हुई जो वर्ब है इसके सब्जेक्ट साहब कहां बैठे हैं? मैनेजर साहब। बात समझ आ गई मेरे भाई। तो इसी के बाद ये 2 सवाल फटाक से आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप पर। कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर हम चलते हैं। यूज नोमिनेटिव केस आफ्टर इट बी। ये एक प्यारा सवाल है मेरे बच्चों, इसकी बिल्कुल गहराई तक तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन हाँ एक प्यारी सी चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रहेगी। ये जो लिंकिंग वर्ब होती है ना बेटा, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा हम लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कर दे। किसकी इंफॉर्मेशन को पूरा कर दे? सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कर दे। अब आप सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को अगर पूरा करवा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। अब अगर हम इस लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं तो बी की कोई भी फॉर्म, चाहे इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, बीन, बीइंग, सीम, लुक, अपीयर, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके बारे में हम पिछले एडजेक्टिव एडवर्ब्स में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका मतलब हमें यह समझ आया, अगर इन्हीं से पहले हम डमी सब्जेक्ट लिख दें, अगर इन्हीं से पहले हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अगर लिख दें, दिस, दैट, दीज, दोस, जो भी हमें लिखना हो, तो इनके ठीक बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की वजह से हमें सब्जेक्टिव केस लिखने की कोशिश करनी होगी। बहुत प्यार से एक उदाहरण समझने की कोशिश करना। मैं अगर आपसे कहूं इट हर्ट्स ही या हिम, ठीक है ना, और फिर मैंने आपके सामने कहा इट वॉज ही या हिम, तो अब आप लोगों की बहुत प्यार भरी समझ ये समझा देगी कि सर ये तो डमी सब्जेक्ट है। यहां ये अपने आप में एक एक्शन बतलाने वाली वर्ब है, और एक्शन बतलाने वाली वर्ब के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट को मार्क करते हैं। यहां ये वॉज अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब होने की वजह से हम इसके बाद लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सरकार बात अपनी जगह समझ आ गई है, बोलो हाँ। अब मेरे बच्चों आओ फटाफट से 2-3 क्वेश्चंस भी बना के देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, इट वॉज, क्या लिखा है भाई? इट वॉज हिम। सर डमी सब्जेक्ट, लिंकिंग ऑफ, इसी की वजह से हमें सब्जेक्टिव केस ही में लिखना है। हु टुक, लिया किसने है? ही ने। टुक द ब्लेम, आरोप किसने लिया है? इसने, फॉर द एक्सीडेंट। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ये तो हमारे सामने डमी सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब की वजह से यहां क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। अब ये जो हु है वो रिलेट कर रहा है आई को। आई के अनुसार यहां पर हैज नहीं, हमें क्या लिखना होगा मेरे भाई? हैव लिखना होगा। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन सवाल था, इसको ध्यान से देखकर चलेंगे मेरे बच्चों। अब ये 2 क्वेश्चन है, खटाक से इनको जरूर बनाकर दिखाइएगा। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए मेरे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन का एक नियम है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। मैं आपको इसका ना बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दूंगा जो आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। लिखा है हमारे सामने एक छोटा सा सेंटेंस, ठीक है ना। मैंने कहा ही नोज देम, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे सामने वर्ब हो गई, ये इस लिखी हुई वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहां पर फुल स्टॉप लगाकर आगे आपके सामने लिख देता हूं ही नोज देम, फुल स्टॉप, दे आर सीरियस एस्पिरेंट्स,
ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो आपके लिए मैंने लिख दिया सीरियस एस्पिरेंट्स। अब मेरे बच्चों इस लिखे हुए सवाल को अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो जिस दे की मैं बात कर रहा हूं वही है ये देम, बोलो हाँ। चलो यहाँ देम की जगह अगर मैं बॉयज लिख दूंगा तो बॉयज के लिए तो ये दे यूज हुआ है, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस को मैं आपस में जोड़ने का काम करूं तो जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, कंजंक्शन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन से हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा, क्योंकि ये इंसान का नाम है तो हमने हु लगाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह लिखा इसलिए हमने इसका सब्जेक्टिव केस लगाया, बोलो हाँ, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस में मजेदार बात क्या है, ये किसको रिलेट कर रहा है, इस देम को। इस देम के अनुसार ही यहां पर क्या यूज हुआ है, आर, बोलो हाँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहीं से हमारे सामने एक बहुत प्यारा सा ढांचा तैयार हो गया कि लिखे हुए दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच में अगर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो ये अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है और इसी के लिए आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा ढांचा है, दिमाग से मत निकालिएगा, ठीक है बच्चे। आइए भाई अब क्वेश्चन बनाते हैं मेरे भाई। पहला सवाल, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर द डिसीजन, ठीक है जी। तो बिल्कुल इजी सवाल हो गया। इट के साथ लिंकिंग वर्ब, आई अपनी जगह सही है, हु रिलेट आई को कर रहा है तो आई के अनुसार यहां पर क्या आ गया, एम आ गया। टू ब्लेम फॉर द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का आरोप मेरे पर लगेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, शी इज, शी सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, अमंग प्रेपोजिशन है। शी इज अमंग, अमंग के बाद ये लिखा है द फ्यू ऑथर्स, इस अमंग का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस हु ने रिलेट किसको किया, ऑथर्स को। ऑथर्स प्लूरल होने की वजह से प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म आप लगाएंगे, बाकी आगे की चीज तो कोई है ही नहीं मेरे भाई। दो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर बनाइएगा। आओ मेरे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, अवॉइड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर सर्टेन इंट्रांजिटिव वर्ब्स। थोड़ी देर पहले मैंने इन वर्ब्स का लिस्ट आप लोगों के सामने लिखवा ही दी थी। मैंने कहा कीप, हाइड, मैंने कहा रन, मैंने कहा स्टॉप, स्टार्ट, बेद, शावर, क्लीन, मूव, रेस्ट, हाइड, टर्न, क्वालिफाई। ये सभी वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती, अपनी मीनिंग में पहले से ही कंप्लीट होती हैं, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए भाई क्वेश्चन बनाते हैं। द सोल्जर हैड टू हाइड हिमसेल्फ इन द डेंस फॉरेस्ट। द सोल्जर सब्जेक्ट है इस लिखी हुई वर्ब का, यहां पर ये इंफिनिटिव तैयार हो गया। सर हाइड के बाद हिमसेल्फ लगाने की आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। अगर सोल्जर छिपा है तो उसने खुद को ही छिपाया है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। आगे हमारे सामने अंटिल एक कंजंक्शन है, द एनिमीज पास्ट बाय, ठीक है जी। अब सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। वी मूव्ड आवरसेल्व्स, लो मेरे भाई, हम हिले। अब हम हिले, हम चले तो खुद ही तो चलेंगे भाई, इसके रिफ्लेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। टू द न्यू अपार्टमेंट लास्ट वीक, हमने शिफ्ट किया लास्ट वीकेंड पर एक नए अपार्टमेंट में। ये एक बेहतरीन अच्छा सवाल है। तो ये दो क्वेश्चंस फटाफट से बनाइएगा। आज मैंने आप लोगों का सीक्वेंस उल्टा कर दिया। क्लास वर्क यहाँ है, होमवर्क यहाँ, मैं होमवर्क करवा रहा हूं, आप क्लास वर्क को जरा क्लास के खत्म होने के बाद अटेम्प्ट करके दिखाइएगा। अगला कॉन्सेप्ट 9 हमारे सामने आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन अग्रीमेंट विद पेयर्ड सब्जेक्ट्स। अब मेरे बच्चों कंजंक्शन की थोड़ी सी बात आप लोगों को यहां समझकर चलनी होगी। देखिए मेरे बच्चों, कुछ हमारे सामने ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में काम करते हैं, इनको खूबसूरत तरीके से आप जरूर समझकर चलिएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है मेरे बच्चों कि जब हमारे सामने इस तरीके के सब्जेक्ट्स लिखे हुए नजर आते हैं, यानी कि जो लेटर ऑन प्लेस पर लिखे हुए सब्जेक्ट्स हमें नजर आते हैं, तो जो बाद में लिखे हुए सब्जेक्ट्स हमें नजर आते हैं, इन सभी के अनुसार आने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम अग्रीमेंट में लेकर जाते हैं। और ये कंजंक्शन वाली वीडियो में आपने ध्यान से देखा भी होगा। तो चलिए समय बचाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। आइदर श्रुति और हर पेरेंट्स। अब अगर इस हर पेरेंट्स के बारे में हम बात करेंगे तो यही हमारा सब्जेक्ट है जिसके अनुसार फोगोट यूज हुआ है। तो पेरेंट्स के अनुसार क्या लिखा है, हर नहीं, तो पेरेंट्स तो प्लूरल है, तो ये क्या कहेंगे, देयर
वॉलेट। ठीक है जी, तो ये सवाल यहां पर आप लोगों के लिए फंसा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नोट ओनली द प्लेयर्स, नोट ओनली के बाद द प्लेयर्स लिखा है सर, बट ऑल्सो के बाद लिखा है द कोच, यही हमारा सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के अनुसार वोर लिखा है, इसी के अनुसार अब आप लोग जरा सोचकर मुझे बताएं, यहां पर आप हिज लगाएंगे, हर लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, जल्दी सोचकर बताएं। सोच लिया ना? कॉमन जेंडर में मैस्कुलिन प्रायोरिटी हम लगाते हैं, तो कॉमन जेंडर में मैस्कुलिन प्रायोरिटी लगा दी, बात ही खत्म हो गई। देर को हटाकर यहां पर आपको हिज लगाना है। 2 क्वेश्चंस फटाफट से, क्लास वर्क वाले क्वेश्चंस होमवर्क में करके दिखाएंगे, क्योंकि होमवर्क वाले क्वेश्चंस क्लास वर्क में कराए जा रहे हैं। ठीक है जी, अगले कॉन्सेप्ट नंबर 10 पर हम आते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज वन, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसकी मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, रात को सोते सोते भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेरे बच्चों, अगर वन के ठीक बाद हम कोई भी वर्ब यूज करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब होती है, और इसी वन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, इसी वन का पॉजेसिव केस, ठीक है, और इसी का रिफ्लेक्सिव केस हम इस तरीके से बनाते हैं, और इसी वन का प्लूरल बनाना है तो वंस लगा देते हैं। इसी वन को ऑफ लगाकर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज कर देते हैं, और लेकिन आने वाली जो वर्ब है सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ हम यूज करते हैं। अब आता है जो भी यहां पर प्रोनाउन, वो किसके अनुसार? इस लिखे हुए प्लूरल काउंटेबल नाउन के अनुसार हम यूज करते हैं। तो ये सफल हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है ना जी, इसे हम लोग कहते हैं जनरल सेंस। ठीक है ना जी, जी का मतलब जनरल, और इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक, यानी कि बहुत सारों में से किसी एक की बात कही गई है। इनके बेसिस पर बहुत सारे सवाल आपके पेपर में कंफ्यूजन के लिए दिए जाते हैं। चलो तो बनाते हैं मेरे बच्चों, पहले सवाल की ओर चलते हैं। वन के साथ शुड लिखा है, जनरल सेंस आ गई। वन शुड ऑलवेज फॉलो, मॉडल एक्सिलरी के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां हिज क्यों आया? क्योंकि जनरल सेंस है तो हिज नहीं, नाउन से ठीक पहले पॉजेसिव केस लगाने के लिए वन अपोस्ट्रोफे एस हमें लगाना पड़ेगा, बाकी की बात में दिक्कत नहीं। नो मैटर, नहीं फर्क पड़ता हाउ डिफिकल्ट द पाथ इज। ठीक है ना, हमेशा एक इंसान को अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं मेरे बच्चे। वन के साथ मस्ट कीप लिखा है, यानी कि वन के बाद अगर वर्ब आ गई तो ये जनरल सेंस हमारे सामने है। अब मेरे नन्हे बच्चों, अगर जनरल सेंस की बात हम कर रहे हैं और कीप अपने आप में यहां इंट्रांजिटिव की तरह अगर यूज हुई है, तो इसका मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट की तो आवश्यकता ही नहीं है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी में सोच लिया होगा कि सर यहां पर वन सेल्फ हो जाए तो बात बन जाए। सर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखा जाना है यहाँ पर, ना तो हिमसेल्फ ना वन सेल्फ, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यहाँ पर कीप काम कर रहा है, और ये अवे इसी का फ्रेजल वर्ब बना रहा है, फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। तो ये एक बेहतरीन सवाल है। अब ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं, और इसी तरीके से लगन से मेहनत कीजिएगा। अगले एक और सेशन में बेस्ट 30 मिनट्स के साथ आपके साथ रिवीजन करेंगे हम। सेशन पसंद आया शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की इस रहम दिली से हो सकता है दूसरे बच्चों को बहुत फायदा मिले, और जिन बच्चों का आप भला करने वाले ना, वो दिल से दुआएं भी आप लोगों को देंगे। सॉलिड पढ़ें, सटीक पढ़ें और सिलेक्शन पाएं।